हमारे हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। आज लोगों को बिल्कुल जैसे चुनावी वर्ष में उम्मीद होती है हरियाणा सरकार से या जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पेश होता है तो सेंटर से भी यही उम्मीद होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सीएम साहब ने जो बजट पेश किया वो पिछले साल की तुलना में इसको मतलब काफ़ी बढ़ाया है। पिछले साल इट वाज 1,83,000 करोड़ नियरली था और आज 1,89,876 करोड़ जो है, इसमें 11.37% को इंक्रीज किया इन्होंने। इसी तरह से 2022-23 की तुलना में जो 23-24 का बजट था इट वाज इंक्रीज 11.6%। बजट को इन्होंने बढ़ाया है। एजुकेशन मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं जो उसका जो एलोकेट किया गया है वो बड़ा सही, मतलब जो है ना, ये बड़ा अच्छा समन्वय उसमें बनाया है। क्योंकि एजुकेशन को भी पहले मतलब एजुकेशन में भी इसमें काफ़ी इन्होंने इंक्रीज किया है। पहले कोरोना की मार से जब दुनिया ने देखा है, हरियाणा ने भी देखा है भाई, जो है ना, शिक्षा को इन्होंने पूरा महत्व दिया। कोरोना के बाद से टैब से बांटे गए। अभी कंवरपाल गुर्जर जी भी पहले विधानसभा बजट से पहले बता रहे थे भाई हम जो है ना एजुकेशन पे काफ़ी जोर दे रहे हैं, तो उसी तरह से एजुकेशन को भी इन्होंने इंक्रीज किया अमाउंट। उसी तरह से थोड़ी सी नई जो टेक्नोलॉजी है उसको भी जो है उसमें सुधार करने का इन्होंने प्रावधान रखा है। जो SKRN के अंतर्गत जो युवा है उनको रोजगार और उनको जो प्रशिक्षण देना मेन चीज़ है उनको, क्योंकि SKRN में एक तो बच्चे कम पढ़े लिखे आते हैं उसमें। वैसे तो अब ये हर लेवल पे यही अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे हरियाणा में जो प्रॉब्लम है, जो विपक्ष के पास भी जो मुद्दा है वो यहाँ पे रोजगार का उन्होंने उठाया हुआ है। तो रोजगार के भी इससे जो है ना नए जो संसाधन हैं, जो नए साधन हैं वो सृजित होंगे। और मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि इन्होंने हर सेक्टर्स को उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू की जाएंगी, नए नए सभागार बनाए जा रहे हैं। इन्होंने सड़क पर भी, राजमार्गों पे भी इन्होंने इसका प्रावधान रखा है। इंडस्ट्री पे भी इन्होंने 922 करोड़, जिस तरह से पिछले साल भी इट वाज नियरली इतना अमाउंट ही था, इंडस्ट्री को भी इन्होंने टच किया है। तो सभी क्षेत्रों को इन्होंने टच किया है। उसी तरह से जो है लखपति दीदी का प्रावधान भी इन्होंने रखा है। किसानों के जो है ना ब्याज मुक्त किए जो है वो माफ़ किए जाएंगे। तो जिस तरह से हमारे हरियाणा में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये जो एरिया जो आंदोलन चल रहा है, हो सकता है इस बजट से जो किसान हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी जो इनके ऋण माफ़ी में जो है। उसी प्रकार अब जिस तरह से सीएम साहब बता रहे थे, यहाँ पे पहले से हरियाणा में 14 जो फसलों पर जो MSP पे जो खरीदी जा रही है, जबकि दूसरे स्टेट्स में कम है, या पंजाब में दो ही फसलें ऐसी हैं, और उनको राहत मिलेगी इस जो है जो आज सीएम साहब ने बजट पेश किया है। गॉड ब्लेस। हम तो चाहते हैं जो भी इन्होंने बजट पेश किया है इसका डिस्कशन के बाद भी बिल्कुल इसी तरह से पास हो, और इसकी समीक्षा भी होने वाली है 2003-4 बजे। आज उनकी मीटिंग भी है। मेन चीज़ है ये जो बजट में जो रखा जाता है, प्रावधान होता है, उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो। इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें मतलब कई पूरी जो आइटम पर, जो पूरी जो मदम पर जो इन्होंने बजट को एलोकेट किया हुआ है उसको वो खर्च ही नहीं कर पाते। तो इसका बेस्ट यूज हो, तो यही हम उम्मीद करते हैं सरकार से। थैंक यू। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ यशपाल बत्रा जी जुड़े हैं। बत्रा साहब, कैसे देखें इस बजट को? क्या वाकई मनोहर बजट इसे कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल मनोहर बजट है। सभी वर्गों के लिए ये बजट है। सब वर्गों का ध्यान रख के बजट बनाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट ने, पूरी सरकार ने। ये पूरे हरियाणा के कल्याणकारी एक बजट है जो इस साल 24 और 25 का रहेगा। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे कृषि की, चाहे खेल की, चाहे महिला की, चाहे सैनिक और सैनिक, ग्रामीण सफाई, शहरी और युवाओं के लिए, चाहे नई कोई टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए देखें तो नया ये बजट बड़ा कल्याणकारी है और मनोहर बजट है। तो मनोहर बजट कह रहे हैं। बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी, कैसे देख रहे हैं? हालांकि देखिए, आप लोग तो क्योंकि विपक्ष में हैं तो तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से तो पिछली बार हर एक विभाग में हम देख रहे हैं वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है बजट में। ज्योति जी, अगर कोई बड़ाई करने वाली बात होगी तो जरूर करेंगे और करनी भी चाहिए। जहां तक कि आपने इस बजट में खास बात क्या है, सिर्फ आंकड़ों का खेल।
आंकड़ों का खेल खेला गया है। कहीं कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया। एक तरफ तो कहते हैं बेरोजगारों को रोज देंगे, उद्योग के माध्यम से देंगे, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से देंगे। जब आपने उद्योगपतियों को, व्यापारी को 1 रुपए की सुविधा नहीं दी, छूट नहीं दी, तो उद्योग कैसे बढ़ेंगे? जबकि 9.5 साल के कार्यकाल में मैं देख रहा था आपका चैनल को, तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे हमने इस बजट में नया कोई कर नहीं लगाया। बहुत अच्छी बात करी। मैं ये पूछना चाहता हूं 9.5 साल के अंदर, नहीं मैं ये बताया चाहता हूं, ज्योति मेरी बात समझ लीजिए, मैं आंकड़े की बात करता हूं। इस लैंड का मैं पूरा 40 साल से इस लैंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं जो बताना चाहता हूं, इन्होंने क्या खेल खेला है, ये खेला खेलते बड़े शाणे हैं। इनका दिमाग जो है ना जी, ये कंप्यूटर ब्रेन रखते हैं। ये बजट में कुछ बोलते हैं और बजट के बाहर कुछ बोलते हैं। सुनो आप, जो यशपाल जी सुनो, आपके बजट में मैं बोलना नहीं था, आप सुनिए, आप नोट कीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी बात आंकड़ों के साथ करें, विदाउट आंकड़ों के साथ ना करें, अनलॉजिकली बात ना करें, क्योंकि उससे इस डिबेट को हजारों आदमी, लाखों आदमी हरियाणा की जनता देख रही है। ऐसा ना लगे अच्छी बात है आपसे। यशपाल जी मैं आपका बात का समर्थन करता हूं, बहुत अच्छी आपने बात कही। और देखिए ये कोई आपसे ही कोई लड़ाई थोड़ी अपनी, नहीं, कोई ये तो आचार विचारों का मामला है। आप बिल्कुल आप हमारे छोटे भाई हो, मैं आंकड़े के साथ ही बात करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं 9.5 साल के अंदर मेरे साथी यशपाल जी बैठे, बहुत सीनियर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। एक यूं बता दे भी 1 रुपए की भी कोई टैक्स में छूट 9.5 साल के अंदर दी हो, वो बता दो। और 9.5 साल के अंदर आपने नए टैक्स लगाए, टैक्सों में बढ़ोतरी करी, वो मेरे से पूछ लो। मैं बताता हूं सब्जी में फल पर टैक्स नहीं था, आपकी सरकार ने लगाया। पेट्रोल डीजल के ऊपर दुगना वेट कर आपने किया। यहां आप चंडीगढ़ चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हरियाणा से 6 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल सस्ता है। मेरे साथी आप नोट कीजिए, कहीं गलती हो तो आप टोक सकते हो। दूसरी बात, यहां तक कि जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक, ये भी नोट कर लेना, कभी कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, खाद पर टैक्स नहीं होता था। आपकी सरकार ने ही 5% टैक्स लगाया। जिन वस्तुओं पर 5% वेट कर होता था, आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जरूरत का सामान, एक आंकड़े दे सकता हूं, उसके ऊपर आप लोगों ने 18 व 28% टैक्स लगाया। हमने दाल पर, खाद के ऊपर, हमने खल के ऊपर, हलवाइयों पर, हर एक आइटमों पर टैक्स माफ किया। आपने उन पर टैक्स लगाने का काम किया, दाल पे भी आपने लगाया, हलवाइयों पर भी लगा, सब पे आपने टैक्स लगाने का काम किया। ये आंकड़े का खेल है। मैं यूं पूछता हूं, जब ज्योति जी आप व्यापार उद्योग को बढ़ाओगे नहीं, एक तरफ तो सरकार कहती है हम प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से हम 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। मैं एक बात और नहीं बताता हूं आपको, हरियाणा के आंकड़े देख लेना, ये हरियाणा न्यूज है, और ये जहां आपके जितने रिपोर्टर है हरियाणा की जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जहां तक कि इस चैनल के जो इंचार्ज है, एमडी है, वो भी एक बहुत बड़े व्यापारी है, और जहां रहते हैं वो सारा औद्योगिक हब है। मैं वहां की बात करता हूं, सरसा जिले की, सरसा जिले, हिसार, फतेहाबाद, यहां क्या था, गवार गम का हब था, जिसका पाउडर पूरे इंडिया ही नहीं विश्व में जाता था। आज वहां पर 132 फैक्ट्रियां गवार की बंद हो चुकी है, लगभग 5-6 फैक्ट्रियां सिर्फ
ओनली हरियाणा के अंदर चालू है, ये आंकड़े देता हूं। जहां सरसा जिले की बात करता हूं, सिर्फ ओनली सरसा जिला, जहां कॉटन का हब है, वहां पर अनेकों उद्योग कॉटन के वहां से बंद होकर, नाम दे सकता हूं, सुशील मित्तल हरियाणा कॉटन एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष है, उसने 2 उद्योग यहां से उठाकर राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर 2 फैक्ट्रियां लगाई है। अनेकों में नाम आपको गिना सकता हूं। मैं ऑयल मिल की बता सकता हूं, दाल मिले जो हमारी हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध थी, जिसका तेल पूरे देश के अंदर सप्लाई होता था, बंगाल महाराष्ट्र तक दूर दूर जाता था। आज 70% हरियाणा की दाल मिले बंद हो चुकी है। मेरे साथी आप चेक कर लेना, मैं आंकड़े दे रहा हूं और जो कहोगे मैं मिल लूंगा। ये आंकड़े जो आप दे रहे हैं, ये आंकड़े जो आप दे रहे हैं बजरंग दास जी, कोई सोर्स बताएंगे इनका, कहाँ से लाए आप? सोर्स है आपके पास इसका? ज्योति जी, हालांकि बजट तो देखिए बहुत विस्तृत डॉक्यूमेंट है, उस पर कितनी भी चर्चा हो सकती है, ठीक है आप, लेकिन आपका फेवरेट है उद्योग को लेकर बात करना, आप हमेशा उद्योग व्यापार को लेकर ही बात करते हैं, ठीक है हम समझते हैं, लेकिन उसको लेकर आप जो आंकड़े दे रहे हैं 70% की बात कर रहे हैं, 80% की बात कर रहे हैं, कहाँ से लाए आप ये आंकड़े? हाँ ये पूछिए ज्योति जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, कहां से लाए। मेरा भी खुद का व्यापार है और मेरा ट्रेड जो है, जितनी हरियाणा की है, डायरेक्टली 40 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। डेली सबकी रिपोर्ट, मेरे जितने जिला प्रधान शहरी प्रधान हैं, उनकी सारी डेली रिपोर्ट हमारे पास आती है और 1 महीने के अंदर कम से कम। ठीक है बजरंग जी, लेकिन आप कोई एजेंसी थोड़ी है जो आपने नहीं, आपके आंकड़े आपने खुद ही तैयार कर लिए, रिपोर्ट आपकी खुद की है, फिर आप ये कह रहे हैं है ना, आपकी खुद की। नो बत्रा जी आपको कुछ कहना है बहुत जल्दी। सुनो ज्योति जी, आपने मैंने आपको कहा 5 और 6 मिले गवार की, आप चेक कर लेना। चलिए अभी बीजेपी को अगर कुछ कहना है, उसके बाद पंडिता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम लोग करेंगे। मैंने कहा केवल उद्योग नहीं करते रहेंगे ना बजरंग दास जी। बजट का अगर आपने अभी तक हालांकि अध्ययन नहीं किया होगा, खुद हमने भी नहीं किया, लेकिन अभी हमने सीएम साहब को सुना, हम टीवी स्क्रीन पर भी आंकड़े दिखा रहे हैं, पूरा बजट डॉक्यूमेंट लेकर हम बैठे हैं, बजट पर ही नहीं, बजट पर चर्चा होनी चाहिए। आप केवल उद्योग की बात कर रहे हैं, उसमें भी आपके खुद के आंकड़े आप ही मान रहे हैं आज। बत्रा जी बहुत जल्दी आपको मैं उद्योग की नहीं, मैंने बेरोजगारों की बात करी है, मैं शिक्षा की बात करता, आपने रोक दिया। अगली अगली बार बोलिएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है बत्रा जी को मुझे लगता है कुछ नहीं कहना है। पंडिता जी कैसे देख रहे हैं इनेलो बजट को? देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि किसी को राहत तो बताइए, सरकार ने किसको क्या राहत दी है? आम जनता जो है उसको क्या राहत इससे मिली है? या बजट को आप इस सेंस में ले सकते हैं कि बजट जो है वो जो ये कर्ज है सरकार के ऊपर, जो कर्ज 4 लाख करोड़ के आसपास का जो किसान के सरकार के ऊपर कर्ज है, जो ब्याज चुकाने के लिए भी और कर्ज लिया जा रहा है। आज हरियाणा की परिस्थिति ये है कि 1.5 लाख का हर व्यक्ति कर्जदार बना दिया है इस सरकार की गलत नीतियों ने। आज किसान की आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन है। अगर इनका एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से मैं बात करूं तो 31 किसान हर रोज जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी अभी एनसीआरबी की, उसमें 470 पूरे देश का, अगर जब एनसीआरबी का 2 साल का बताया तो 470 लोगों ने प्रतिदिन जो है सुसाइड किया है। आज वर्ग बताइए कौन सा, क्या है इसके अंदर युवाओं के लिए? कौशल रोजगार में कहते हैं 60,000 भर्ती करेंगे। क्या कौशल रोजगार जो है वो स्थायी रोजगार है? आप मुझे बताइए, क्या कोई गारंटी है इसकी? कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, सरकार ने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया है इसके ऊपर पूरा का पूरा। किसान की अगर बात करें तो बोलते हैं हम एमएसपी भावांतर भरपाई की बात कर रहे थे। भावांतर भरपाई का 400 करोड़ का पहले कर्ज वो बजट घटा दिया, उसके बाद भावांतर भरपाई बाजरा में दी, उसके बाद भी एमएसपी से 600 से 700 रुपए कम है जो बाजरे के अंदर, आपको पता है क्या? और कैपिंग कर दी 20 क्विंटल प्रति किसान। बाकी का बाजरा कौन लेगा भाई? हर चीज के लिए धरने लगाने पड़ते हैं, हर मुआवजे के लिए धरने लगाने पड़ते हैं। आज किसान के ऊपर आप गोलियां चला रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो। 750 किसान पहले शहीद हो चुके हैं। एनएसए तक लगाया जा रहा है किसानों के ऊपर। एनएआरडी वाली मशीनें जो परमानेंटली बहरा कर सकती हैं
उनकी रेंज पता है आपको कितनी है? 3 किलोमीटर तक रेंज है। 3 किलोमीटर तक जो भी होगा इतना डेसिबल हाई है उसका कि कान के पर्दे फाड़ के परमानेंट बहरा हो जाएगा। ये किसानों के ऊपर आप बर्बरतापूर्ण वो कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो हमने किसान के पता नहीं क्या कर दिया। अरे मानते हैं, चलो एक चीज अच्छी है, अभी आपने कुछ पार्ट जो है वो कोऑपरेटिव वाला जो इन्होंने दिया है, अभी हम वो माफ कर देंगे, लेकिन अभी तक जो उससे पहले जो किसानों से आपने भुगतान ले लिया, उसके बाद पीनल भी लिया आपने और अपनी कंडीशन जैसी लगा दी कि किसान होते हुए भी किसान उसका फायदा नहीं उठा पाता। आप मुझे बताइए किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर कितनी लिमिट सबकी बाकी है, कितना कार्ड हुआ कर्ज बाकी है, कौन उठा पाएगा? उसके ऊपर कंडीशन जैसी लगा देंगे जो फायदा नहीं उठा पाता। आपने 450 के सिलेंडर की बात की थी अभी 5 राज्यों के चुनाव के अंदर। गृहिणियों के लिए क्या किया है आपने? बिजली के बिलों के जरिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए आप तो जनता से पैसे ले रहे हो। आपने कर्ज चुकाने आपको जनता कहां से लोगे? अब आप देखो, कल रणजीत सिंह ये बोल रहे थे कि 30,000 करोड़ पहले कर होता था घाटे में थी, आज 500 करोड़ मुनाफे में आ गई। कहां से आया पैसा? बिजली के बिलों से आया पैसा और कहां से आया पैसा? जनता से आया पैसा और कहां से आया पैसा? है क्या आप बताइए? गृहिणियों के लिए कुछ है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ है? आज 2,09,000 सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं और आप कहते हैं 60,000 हम भर्ती करेंगे, वो भी कौशल। बात हर बार कौशल की क्यों करते हो आप? ये स्थायी रोजगार नहीं है। सबको आपने अधर में लटका के रखा। युवा में सुसाइड रेट पता है कितना आपको? हर 5वें दिन नशे से एक बच्चे की मौत होती है। हरियाणा का सुसाइड रेट नेशनल एवरेज से 2% ज्यादा है। और हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो बच्चे विवश होके, मर्जी से नहीं, क्योंकि खेती घाटे का सौदा कर दिया। बेचारों की खेती जमीन होती थी, जमीन से खेती करते थे, उसमें और एम्प्लॉयमेंट भी देते थे। आज आपने लागत इतनी बढ़ा दी, 90 रुपए लीटर डीजल। क्या बात करते हो आप? पोलैंड जैसे, जर्मनी जैसे राज्यों में डीजल पे सब्सिडी दी जाती है। और यूरोप के देश अपने किसानों के लिए क्या करते हैं? यूके अलग स्टैंड लेता है कि पहले नहीं हमारा खुद का बिकेगा, छोड़ो बाहर का। देखिए, ये चीजें जो सरकार की नीतियां हैं, इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान की कमर तोड़ दी। बच्चे बाहर जा रहे हैं, या नशे में है, या क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम तो इतना बढ़ रहा है आलम, आपको पता है, एनसीआरबी का डेटा की पूरी रिपोर्ट लीजिए। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर कहाँ है? नंबर 2 पे पूरे देश के अंदर। क्राइम में पूरी हालत के अंदर सबसे असुरक्षित राज्यों में हरियाणा की टॉप पे कर रहा है श्रेणी। कहाँ बीट कर रहे हैं यूपी जैसे प्रदेशों को भी। तो देखिए, अगर देखा जाए, हर सेक्टर को देखा जाए, चाहे गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, किसान है, युवा है, क्या है, आप अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट देखिए। अब उसमें आप बताइए कि आपने ये कितना आपने कर्ज दिया है, अभी कितना आप कर्ज किया और कितना कर्ज लेंगे हरियाणा के ऊपर। वो सारा का सारा देखने के बाद ही तो पता चलेगा कि ये पूरा अध्ययन करने के बाद कि किसको मिला और किससे लिया है। जनता से सरकार सिर्फ लेती है। ये जो धारणा है ना कि बजट आएगा तो सरकार वर्ग को ये देगी, हमें ये मिलेगा, इस वर्ग को ये मिलेगा, कुछ नहीं है। सरकार ने अपना पुराना का पुराना जो बही खाता है इतना कर्ज चढ़ा दिया है। सरकार जनता से केवल लेती है। कई इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से लेगी, स्टैंप ड्यूटी बढ़ेगी, कई टोल टैक्स है, जीएसटी है, किसानों के ऊपर जीएसटी लगा दी, दूध दही पे जीएसटी लगा दी। स्कूलों का आपको पता है 5,000 स्कूल मर्ज कर दिए। शिक्षक नहीं है, 71,000 पोस्टें खाली पड़ी है। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर 41,000 के आसपास हैं, उसके बाद 30,000 के आसपास सेकेंडरी उसके अंदर है। पुलिस के अंदर आप बताइए, हर एक के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, सारे के सारे डिपार्टमेंट के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं और पोस्टें भर नहीं रहे और बात करते हैं कौशल रोजगार की। देखिए, अब अगर आपको हरियाणा को अगर इस सरकार से मुक्ति मिलेगी तभी जाके हरियाणा का कर्ज उतरेगा, वरना सिर्फ ये कागजी आंकड़ों में उलझा के, ये सीएजी की रिपोर्ट तक इनके जो जब बजट आता है, इस सीएजी की रिपोर्ट में फिगर्स डिफरेंट क्यों आती हैं? ये जो आंकड़े पेश करते हैं उससे अलग आंकड़े किस लिए होते हैं सीएजी की रिपोर्ट के अंदर? तो ये तो अभी ये इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि ये सभी वर्गों का पता नहीं ये कर दिया वो कर दिया। अभी देखिए, अध्ययन करना होगा इस पर, क्योंकि बनाने में इतना समय लग जाता है उस पर। केवल ठीक है, आप भी आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उसको सिरे से ही खारिज कर देना कि कुछ भी नहीं है बजट में, ये तुलनात्मक अध्ययन भी करना होगा कि पिछली बार कितना था, अब कितनी वृद्धि हुई है। बजट ये भी थोड़ा बजट बढ़ाया ज्योति जी, लैप्स भी तो होता है, खर्च कितना होता है। सेंटर का 60,000 करोड़ एजुकेशन के ऊपर लैप्स हो गए अभी तक इस तो संशोधित बजट से तो तुलना कर रहे थे ना सीएम साहब, वो अनुमानित बजट से तो तुलना नहीं होती, आप भी जानते हैं। पंचायतों का बजट लैप्स हो गया। ये जितना मैं आम आदमी पार्टी की ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले रही हूँ उनसे। नवीन जी, आप कैसे देख रहे हैं बजट को? 11.37% बढ़ाया गया है, 1,89,000 करोड़ के करीब इस बार का बजट।
देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको, दर्शकों को और मेरे पैनलिस्ट साथी को हाथ जोड़ के नमस्कार। और बजट बढ़ाया गया है, बजट पे चर्चा भी होनी चाहिए। और बजट अभी क्योंकि इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन एवरी एस्पेक्ट, बट कुछ चीज़ें हैं जो प्राइमा फेसी जो देखने से समझ में आ रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो कॉपी पेस्ट करा है, अब उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो बड़ा देखने वाली बात है। इन्होंने 1 करोड़ रुपए शहीदों को देने की बात करी है, बहुत बढ़िया। आपने सीखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप आस पड़ोस से सीख सकते हो, दिल्ली से सीखो, पंजाब से सीखो, अगर आपको सद्बुद्धि भगवान दे तो बहुत बढ़िया किया आपने ये, हम आपको इसके लिए बधाई देते हैं। परंतु इसके साथ साथ मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ यशपाल बत्रा जी से, और जब आपका समय आए यशपाल बत्रा जी, इन पॉइंटर्स पे आप कृपया करके जवाब दीजिएगा। मतलब जो मैं पूछूं उन्हीं पे जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा। तो 1 करोड़ रुपए जो आप शहीदों को राशि देंगे, क्या आप अग्निवीर जो सिपाही हैं, अगर वो शहीद होते हैं, क्या वो इसके अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, आपने एक और कॉपी करी है, हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना, जो कि दिल्ली से क्या नाम है, आपने कॉपी कर ली है। सोलर ऑन रूफ वाला आपने कॉपी करा है, बहुत बढ़िया बात है। चलो, इस पर तो वैसे विवाद है कि आप लोगों ने बीजेपी से कॉपी किया या बीजेपी ने। चलो कोई नहीं, वो वाला जवाब वो दे देंगे, यशपाल बत्रा जी दे देंगे, किसने किसका कॉपी किया है, किसने नहीं किया है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो हमारी पार्टी जिसको अपना मेजर एजेंडा भी मान के चलती है, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी है। शिक्षा पे मैं बेसिकली आना चाहता हूँ। शिक्षा का बजट इन्होंने बहुत माइन्यूटली बढ़ाया है, विच इज मतलब 10-11% के आसपास, हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाया, बट 10-11% के आसपास ही हम जो शिक्षा का बजट है। पिछली बार जो इनका बजट था पूरा का पूरा, वो इन्होंने लगभग 50-52% के आसपास शिक्षा का बजट ये लोग यूज कर पाए। शिक्षा का बजट करीब 16% बढ़ाया गया इस बार, करीब जो था उसका 21,187 करोड़। हाँ, तो संशोधित बजट के मुकाबले 16% बढ़ाया गया। हाँ, तो 1,89,000 में से अगर आप 21 करोड़ का बजट है, विच इज समवेयर अराउंड 12% होगा, 11-12% है, तो उतना ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। दिल्ली में जैसे 24-25% तक बजट होता है, और बजट बढ़ाना एक बात है, उस बजट का को एक्चुअल में ग्राउंड पे लाना। और वो आज आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुर्गति हरियाणा में हुई पड़ी है, जो अध्यापकों की भर्ती, लगभग 70,000 टीचर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, उनकी फुलफिलमेंट कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे डेवलप कर पाएंगे। आप बांट लो, क्या नाम है, ये टैब बांट लो, मोबाइल फोन बांट लो। मैं अभी देख रहा था कई गांव के स्कूल में जनरेटर लगे हुए हैं। मैंने एक इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, जनरेटर में तेल कितना डला आज तक, मानो एक भी जनरेटर में 1 लीटर तेल आज तक यूज नहीं हुआ। कई जनरेटर ऐसे रखे हुए जो लगे, इंस्टॉल हुए, आज तक यूज ही नहीं हुए। तो जो चीज अननेसेसरी आप लगा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बट आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शिक्षा का बजट आप पूरा प्रयोग नहीं कर पाए हो। अब की बार जो आपने शिक्षा का बजट दिया है, वो बजट ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो आपको थोड़ा सा कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुएं से बाहर भी दुनिया है, और उस दुनिया में बहुत सारी डेवलपमेंट की चीजें हो रही हैं। किस प्रकार से बच्चों को, जो हमारी नई नस्ल है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको हम नए आयाम पे कैसे ले जा सकते हैं, उनको ऐसा कैसे बना सकते हैं कि वो दूसरे लोगों को रोजगार दें। तो उस विषय पे बेसिकली सोचना चाहिए, जो कि सरकार उस विषय पर बहुत ही कम सोच रही है। सिमिलरली हेल्थ के बजट की बात कर लीजिए, वो भी उतना ही लगभग, मतलब बहुत ज्यादा, उसमें भी कुछ 9.8 कुछ इन्होंने इनका बजट है शिक्षा का, इसका हेल्थ में भी बहुत ज्यादा एक मतलब ये नहीं कराया। हेल्थ की भी परिस्थिति बहुत ही खराब है हरियाणा में। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, 60,000 वैकेंसीज कह रहे हैं HKRN के थ्रू भर्ती करेंगे। वैकेंसी तो आपकी 2 से 2 लाख प्लस खाली पड़ी है। आप ये वैकेंसी 60,000 मतलब पूरी करोगे। आप अपने भाषणों में तो कहते हो कि जी हम 1 लाख भर्तियां कर देंगे, इतनी भर्तियां कर देंगे, बटा हाँ, 1,24,000 भर्तियों का रिजल्ट भी आ चुका है। हाँ, तो अभी आपने विधानसभा में ही बताया। हाँ, कोई बात नहीं, हम HKRN के थ्रू, HKRN वाली वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट के नियमित कर्मचारियों की कितनी भर्ती करोगे, और जो HKRN के थ्रू भर्ती करोगे, तो आपके जो खाली 2 लाख वैकेंसी है, उनको फुलफिल करने का आपका क्या प्लान है। तीसरी बात, महंगाई, हमारे प्रदेश की महंगाई और बेरोजगारी, ये मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। इन दोनों से निजात पाने के लिए ये बजट क्या कर रहा है, उससे अंतिम बात। और मैं फिर अपने सवाल के साथ, आप जाइएगा यशपाल बत्रा जी के,
मैं अंतिम ये पॉइंट रखना चाहता हूं कि इस बजट में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई, इन विषयों पर बिल्कुल भी काम नहीं करा गया है। इन विषयों पर यशपाल बत्रा जी अपना कृपया। चलिए हम जवाब लेंगे बीजेपी से, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।